नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां क्या हो रही हैं, वो इसका जायजा ले रहे हैं। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अलीगढ़ आने वाले हैं, आप जानते हैं। और ये हमेशा रहा है कि प्रधानमंत्री की अगर कोई विजिट होती है तो अमूमन मुख्यमंत्री जो हैं बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करते हैं, फीडबैक लेते हैं, जायजा लेते हैं और किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इस बात का खास ख्याल रखते हैं। तो 14 सितंबर को पीएम जो है वो अयोध्या आ रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी की सौगात जो है अलीगढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री और अलीगढ़ को मिलने वाली है, ये जानकारी आ रही है। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां जो है, देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और बाकायदा आप जानते हैं मुख्यमंत्री का स्टाइल किस तरह से है, वो एक एक चीज के बारे में बारीकी से बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री अलीगढ़ आने वाले हैं और मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम का तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाकायदा बात कर रहे हैं अधिकारियों से। क्या ये यूनिवर्सिटी का ही एक खाका जो है वो तैयार हुआ है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? जी, निश्चित रूप से यहाँ मुख्यमंत्री मौके पर हैं और वह यहाँ पर अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ कई तमाम ऐसे पदाधिकारी मौजूद हैं जिनसे मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आगे की रूपरेखा किस तरीके से तैयार करनी है। क्योंकि अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं कि जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वह इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी मात्र 5 से 6 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे और वे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां तकरीबन 3 घंटे रुकेंगे। वहां भी वे जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा के कई विधायक और कई तमाम ऐसे पदाधिकारियों और डीएम, एसएसपी के साथ, कमिश्नर, डीआईजी के साथ वहां बैठक करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल। एक चीज और बताइएगा, क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री जो है लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और बाकायदा एक मॉडल भी है उनके सामने रखा हुआ, ये यूनिवर्सिटी का ही मॉडल है, जैसे आपने जानकारी भी दी। लैंड भी फाइनल हो गई है, क्योंकि एक लैंड के आसपास भी विजिट करते हुए जरा इस बारे में बताइएगा कि वो पूरा एरिया कैसा होगा, कैसे सब होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है इस बात को लेकर। जी देखिए, काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की। पिछले 8 से 10 सालों से लगातार इस मांग उठ रही थी कि अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एएमयू को काफी जमीन दी थी, लेकिन एएमयू ने उनका नाम कहीं भी अंकित नहीं करा। उसी दर्ज पर अलीगढ़ से काफी दिनों से मांग उठ रही थी कि एक विश्वविद्यालय और होना चाहिए। जी बिल्कुल, उसको देंगे और यहाँ पर काफी भव्य और एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जो कि एएमयू से बताया जा रहा है कि काफी अच्छा बनाया जाएगा। ठीक, सीएम यहाँ पर हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, उनकी उपलब्धियों को, उनके योगदान को अब प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस तरफ जो है आगे बढ़ रही है। उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और बाकायदा हर तरह से बेहतरीन ये यूनिवर्सिटी होगी, बड़ी सौगात। और प्रधानमंत्री जब अलीगढ़ आएंगे तो यकीनन अलीगढ़ को और भी सौगातें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। उसके साथ अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, विवेक ठाकुर, शोभा करंजले, अन्नपूर्णा देवी, कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों गोरखपुर, काशी, कानपुर, अवध, ब्रज और पश्चिमी यूपी के लिए 6 अलग अलग प्रभारी बनाए हैं। तो ये वो बड़े नाम जिन्हें जिम्मेदारी दी है। और देखिए, अगर आप पिछले 2 से 3 महीनों की अगर एक्टिविटीज को देखेंगे तो खास तौर से एक बार पूर्वांचल पर फोकस हुआ, फिर पश्चिमी यूपी पर फोकस हुआ, अवध की भी बात हुई और बुंदेलखंड का भी जिक्र होता रहता है। लेकिन अब जो टीम बनाई गई है वो भी क्षेत्रवार आगे बढ़ेगी, तैयारियों की बात हो रही है और जिम्मेदारी बाकायदा दी गई है। और वो नाम जो है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जिनकी उज्ज्वला योजना से जो केंद्र सरकार है उसकी काफी तारीफ हुई। हर घर में जरूरतमंद जो लोग हैं उनके घर में सिलेंडर पहुंचा, वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे और बड़ा रोल उनका भी माना जा रहा है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर को आप जानते हैं, अभी
मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें उनका कद जो है वो बड़ा हुआ है उसके। और जो नाम सामने आए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, अनामिका और पवन गौड़, दोनों से ही इस बारे में बात करते हैं। पवन, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। जब ये नाम फाइनल हुए तो हर एक नेता के बारे में जब हम देखते हैं तो उन्होंने खास तौर से उनके अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया और इस बात को समझा गया यूपी के संदर्भ में। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इस समय मैं जो खड़ा हुआ हूँ, जो अर्जुन राम मेघवाल का सरकारी आवास है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अभी उनसे थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत भी हुई इस पूरे मामले को लेकर। तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे सह प्रभारी का दायित्व मिला है, मैं बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश का दौरा करूँगा और वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनको समझूंगा और उसके बाद में लगातार हम लोग प्रयास करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। अगर बात करें अन्य चेहरों की, तो अनुराग ठाकुर, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही अनुराग ठाकुर का कद बढ़ाया गया है मोदी मंत्रिमंडल में। उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से बढ़ाकर अब कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है और आई&बी मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ा उनके पास मंत्रालय है। लेकिन उससे पहले जब आप जाएंगे तो वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं अनुराग ठाकुर। और उनके बारे में पार्टी के अंदर ऐसा माना जाता है कि जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो पूरे देश भर के अंदर युवा मोर्चा का काम बहुत ज़्यादा बड़ा था। आपको याद हो तो यहाँ तिरंगा यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने निकाली थी और लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया था। युवाओं के बीच में खासे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अनुराग ठाकुर। उनके साथ साथ अगर बात करें अर्जुन राम मेघवाल, तो ये खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, अनुसूचित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका खासा प्रभाव है, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि यूपी का एक बहुत बड़ा जो लाइन है वो राजस्थान से कहीं ना कहीं टच होती है, तो उसको लेकर अर्जुन राम मेघवाल को जो सह प्रभारी बनाया गया। उसके साथ सरोज पांडे राष्ट्रीय महामंत्री रही हैं, महिलाओं पर खासा प्रभाव उनका रहा है, तो उसको लेकर सरोज पांडे को यहाँ सह प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि प्रभारी जिनको बनाया गया है, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी माने गए हैं और इस नए जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें उनको शिक्षा मंत्रालय, जो एक अहम मंत्रालय है, पिछले लास्ट ईयर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था देश भर के अंदर। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास एक अहम मंत्रालय, अहम रोल उनका माना जाता है संगठन के अंदर भी, और प्रधानमंत्री के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है प्रधानमंत्री खुद पार्टी के द्वारा। तो और कुछ नामों की अगर बात करें, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा से आते हैं, पार्टी के अंदर पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उसके बाद में हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला है। अन्नपूर्णा देवी बिहार से आती हैं, क्योंकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग राजनीतिक जो समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, इसलिए बिहार से कई सारे लोगों को इसमें रखा गया है। अगर चाहे वो एक एक नाम, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है। अनामिका हमारे साथ है, मैं आपके पास आती हूँ पवन। अनामिका, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, पहले हमने कैबिनेट रीशफलिंग देखी और उसमें हमने यूपी का किस तरह से एक एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया वो हमने देखा। अब जो नाम सामने आए हैं और उनके किरदारों को भी अगर हम विश्लेषण करते हैं तो एक बात तो समझ में आ रही है कि हर पैरामीटर पर पार्टी है, खासतौर से बीजेपी केंद्र की जो सरकार है वो काम कर रही है और बहुत मेहनत के बाद ये नाम तय हुए हैं। देखिए जीनत, ये बीजेपी में ही संभव है, जहां पर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो प्रभार का जिम्मा देखिए किसको दिया गया है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि यूपी के रहने वाले ही नहीं है, वो ओडिशा के देवगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इसके पहले अलग अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं, लेकिन हाँ, उनके कद में लगातार इजाफा किया जा रहा है। पहले केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था, उसके बाद एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई उनको, और अब उनको यूपी जैसे बड़े राज्य का जिम्मा दिया गया है। इसके बाद जो 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं, अगर उनके नामों पर आप गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि उसमें 4 केंद्रीय मंत्री हैं जिनका यूपी से कोई लेना देना नहीं है, 3 इसके अलावा अलग अलग लोग बनाए गए हैं, 7 सह प्रभारी बनाए गए। इसके अलावा यूपी बीजेपी के जो 6 संगठनात्मक क्षेत्र कहलाते हैं, अवध है, कानपुर है, वेस्ट यूपी है, ईस्टर्न यूपी है, उसको देखते हुए भी 6 नाम अलग से चयनित किए गए हैं ताकि वो यूपी की बारीक निगाह रख सके और यूपी की नब्ज को जानते हो और उस क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानते हो। तो बहुत ही सोच समझ कर की रणनीति के तौर पर नई टीम तैयार कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम इसलिए भी माना जा रहा था तय, या इसलिए भी कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि यूपी में अगर देखा जाए तो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टिकट बंटवारे को लेकर भी बहुत गहमा गहमी गुटबाजी भी देखने को मिलती है। तो इस गुटबाजी से बचाने के लिए साथ ही कास्ट फैक्टर को भी
ज्यादा काउंटर करने के लिए ये नाम तय किए गए हैं। हालांकि मैं बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हूं और बीजेपी मुख्यालय का नजारा जो है वो कुछ बदला हुआ है, क्योंकि जैसे ही नए नामों की घोषणा हुई वैसे ही यहाँ पर एक एक करके गाड़ियां जो है आनी शुरू हो गई हैं। कई पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री भी अब पार्टी मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कल इस बारे में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है पार्टी मुख्यालय पर। इस बड़ी बैठक में सारे प्रभारी मौजूद रहेंगे, सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इसमें तय किया जाएगा कि यूपी के आगामी चुनाव को लेकर जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने नाम तय कर दिया है, यूपी की टीम की घोषणा कर दी है, इसके बाद से यूपी कैसे आगे बढ़ रहा है अपने आप को लेकर चुनाव के लिहाज से, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, तो पहले कैबिनेट रीशफलिंग और अब जो नाम सामने आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनका काम, जो वर्क स्टाइल है वो बहुत पसंद है और ये भी एक बड़ी वजह। और एक भी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का छूटेगा नहीं, ये भी ख्याल रखा गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो चुनाव की बातें हो रही हैं और 2022 के चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की अगर हम बात करें, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है। क्या है वो आपको बताते हैं। 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे। अन्य शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा। आपको एक दिलचस्प बात मालूम होगी, कल मायावती कहती हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में हम 1000 कार्यकर्ता जो हैं हमारे वो जुड़ेंगे और वो फिर अलग अलग ये जो सदस्यता अभियान है इसे बड़ा किया जाएगा। लेकिन बीजेपी हमेशा 4 कदम आगे रहती है। बीजेपी का बूथ विजय अभियान और उस खबर की बात करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। इस बार दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी मुख्य रूप से दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीपावली पर अयोध्या पर पिछले 2 सालों से दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम योगी दीपोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं। इस बार पीएम मोदी दीपोत्सव पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। फिलहाल पीएमओ की तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम अभी नहीं आया है, अभी तय नहीं किया गया। पिछले साल पीएम मोदी ने नवंबर में वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसकी खूब सारी तस्वीरें जो हैं लोगों ने पसंद की थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका संकल्प था, जिनकी पार्टी का संकल्प था कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहाँ पर मौजूद और मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पर अयोध्या को लेकर उन्होंने इतना काम किया है कि वाकई में हम सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है और अब तो 56 इंच का सीना भी वहाँ आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम गिना पाने में सक्षम नहीं है, न किसानों के बीच बात रख पा रहे हैं, न बेरोजगार नौजवानों के बीच, न गांव में, न गरीब के बीच, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस सरकार ने कहा हम राम राज लाएंगे वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। तो एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जो है शंखनाद अयोध्या से कर रही हैं अपनी रैलियों का, अपनी जन यात्राओं का, आप देख रहे हैं। सीतापुर के महोली से बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी पर एसडीएम के बारे में अपशब्द कहने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एमएलए शशांक त्रिवेदी एसडीएम को जूतों से मारने की बात कहता हुआ नजर आता है। उन्होंने थाने आकर एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। विधायक ने एसडीएम पर लगाए घूसखोरी के भी आरोप हैं। ये वीडियो 5 दिन पुराना भी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग का घर गिराने से एमएलए काफी नाराज थे। एफआईआर लिखिए, एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए, ये गरीबों का घर गिराएंगे, जूतों से मारेंगे। आज इनको सही करते हैं एसडीएम को, गरीबों का घर गिराएंगे। अपना कमा रहे हैं पैसा, बड़े बड़े आदमी उनको नहीं दिखते हैं। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर लिखानी है, मैं आ रहा हूं अभी थाने। हमीरपुर जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ओपीडी रूम में लगे एमसीवी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह हादसा हुआ। आग लगने में मरीजों में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने आग बुझाने वाली मशीन से आग पर काबू किया और इस तरह बड़ा हादसा जो है वो टल गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक कलाकार ने गणेश की मूर्ति बनाकर लोगों को जागरूक करने की शानदार पहल की है। लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने, टीका लगाने का संदेश देती ये मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और खास बात यह है कि भगवान गणेश के भक्तों को भी ये बहुत पसंद आ रही हैं। ये हैं गुजरात के बड़ोदरा में रहने वाले कलाकार दक्षेश जांगिड़। दक्षेश एक पेशेवर मूर्तिकार हैं। वो हर साल गणेश उत्सव के मौके पर गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। इस साल भी दक्षेश ने भक्तों के लिए गणपति की मूर्तियां बनाई है, लेकिन इस बार की मूर्तियां खास है। दक्षेश ने कोविड महामारी को देखते हुए इस साल ऐसी मूर्तियां बनाई है जो लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ सचेत कर रही है। उस पर खास बात यह है कि दक्षेश की बनाई गई भगवान गणेश की तमाम मूर्तियां इको फ्रेंडली है। मैंने ये गणपति के रिलेटेड और ये जो 2 साल से कोविड का सीन जो चल रहा था उसको लेके मैंने एक लॉकडाउन के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। साथ में दूसरी जो थीम है जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर, और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। दक्षेश की बनाई गई मूर्तियों में किसी में भगवान गणेश को वैक्सीन की शीशी पर बैठे हुए दिखाया गया है, तो किसी मूर्ति में गणपति के बगल में सिरिंज रखा गया है, तो किसी मूर्ति के हाथों में मास्क है। इतना ही नहीं, दक्षेश ने गणपति की मूर्तियों के साथ कोरोना वॉरियर्स की छोटी मूर्तियों को भी जोड़ा है। मूर्तिकार दक्षेश का कहना है कि इस साल गणेश उत्सव के मौके पर वो लोगों को सुरक्षित रहने और कोरोना की तीसरी लहर से बचने का संदेश देना चाहते थे, और इसके लिए इन्हें गणेश चतुर्थी का मौका सटीक लगा। ये कोरोना का 3rd वेव भी आ रहा है, तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क भी पहनना ज़रूरी है, कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गणेश उत्सव के साथ में अगर कुछ मैसेज दे सकता था तो ये मूर्ति मैंने रेडी की है। आपको बता दें कि सरकार ने इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को त्योहार मनाने की छूट दी है, और ये बेहद जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। ऐसे में मूर्तिकार दक्षेश जांगिड़ की ये कोशिश वाकई बेमिसाल है। उम्मीद है लोग इनकी बनाई मूर्तियों में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।